बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो लूपस के बारे में तफसीली वीडियो है। पहले तो ये मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने अपनी इस बारे में पिछली शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे लूपस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो तो बेसिकली हम उसकी मुराद जो है ना सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस से ही ले रहे होते हैं। यानी बेसिकली ये ना कि जो है ना, क्योंकि सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस SLE एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ल्यूपस की, तो ये एक तरह की दोनों टर्मिनोलॉजी जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। तो और जो ल्यूपस बेसिकली जो है ना स्किन के जो है ना, अगर स्किन तक महदूद हो तो वो जो है ना उसमें भी 5% केसेज जो है ना SLE में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज जो मैं ये इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। बेसिकली लिपस में क्या होता है कि आपका जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है ना वो अपने टिश्यूज़ और आर्गन को अटैक शुरू कर देता है। इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। यानी कि जो मुख्तलिफ बॉडी के सिस्टम हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जोड़ हो गए, स्किन होगी, किडनी, ब्लड सेल हो गए, ब्रेन, हार्ट और लंग्स हो गए, उसके जो ना जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसी को अटैक कर देता है मिस्टेकनली। ठीक है। और इसका शुरू में डायग्नोसिस काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो है ना और तरह की जो बीमारियों के जो साइन सिम्टम जो है ना वो इसमें होते हैं। ठीक है। और जो इसका ज़्यादा एक तरह का डिस्टिंक्टिव साइन होता है कि ल्यूपस में यानी कि एक फेशियल रैश आ जाती है, जो आपके जो ना वो एक तरह की जो तितली के जो है ना वो पर होते हैं उससे मिलती जुलती है, जो आपके दोनों चीज़ पे आ जाती है। ये काफ़ी केसेस में ज़ाहिर होती है, लेकिन ये कि हर ल्यूपस में ये ज़ाहिर नहीं होती है। अच्छा। और फिर यह कि कुछ लोगों में एक तरह की टेंडेंसी होती है ल्यूपस को डेवलप होने में। मिसाल के तौर पे यह है कि कोई ट्रिगरिंग फैक्टर हो, जैसे इन्फेक्शन है, कुछ ड्रग्स हैं, या फिर इवन सनलाइट भी ये ट्रिगर कर सकती है। इसकी कोई ऐसा 100% उस तरह क्योर नहीं है, लेकिन यह कि इसमें जो ट्रीटमेंट में आगे चल के जो बताऊँगा उसमें जिसकी सिम्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिम्टम से हवाले से पहले इसकी सिम्टम्स ही डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यह है कि हर जो केस ल्यूपस का मुख्तलिफ हो सकता है। हमारा एक ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे साइन सिम्टम हो, और कुछ लोगों में जल्दी इसकी साइन सिम्टम आ जाते हैं, कोई लोगों में देर से आते हैं, और कुछ लोगों में बहुत इसके हल्के साइन होते हैं, और कुछ लोगों में बहुत शदीद होते हैं। और ये ना मतलब जो है ना फिर कुछ लोगों में ये टेम्परेरी होते हैं जो है ना इसकी साइन सिम्टम, और कुछ लोगों में फिर परमानेंट हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं ल्यूपस के, उसमें ये कि उनकी माइल्ड डिजीज़ होती है, जो मतलब जिसमें वो एपिसोड होते हैं, मतलब जिनको हम फ्लेयर्स कहते हैं, यानी कि बीमारी के एकदम से बीच में बढ़ जाती है। और मतलब यानी कि कुछ देर के लिए वो साइन सिम्टम जो है ना उसकी ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, और फिर यह कि कुछ दिनों बाद फिर जो है ना इसकी सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू जाती हैं, और कुछ अरसे तक वो मतलब बेहतर रहते हैं। और इसकी जो साइन सिम्टम वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के कौन से टिश्यूज़ या आर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मोस्ट जो इसके कॉमन साइन सिम्टम ये होते हैं कि आपको फटीग हो सकती है, मतलब थकावट हो सकती है, बुखार हो सकता है, और इसके अलावा फिर आपकी जॉइंट में पेन हो सकती है, जॉइंट स्टिफ हो सकते हैं, जॉइंट्स की स्वेलिंग हो सकती है। फिर जो बटरफ्लाई रैश जो मैंने शुरू में जिक्र किया है, जो ना तितली की तरह रैश जो है ना वो फेस पे आ जाती है, जो आपकी दोनों चीक्स को, गालों को कवर करती है, और आपके जो नोज़ का ब्रिज है उसको कवर करती है। ठीक है। या फिर और बॉडी के हिस्सों में भी रैशेज आ जाती हैं। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं उसमें साथ साथ जो है ना सुनने का तो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये साथ साथ इमेजेस भी देखते रहें, क्योंकि मैं उस हिसाब से इमेजेस लगा रहा होता हूँ कि जो मतलब साइन एंड सिम्टम या फिर बीमारी में जो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसके साथ साथ उसके हिसाब से साथ साथ इमेजेस भी आ रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा। फिर ये कि जो इसके जो स्किन लीजन होते हैं वो जो सन मतलब जो स्किन में जो रैशेज आती हैं, जो जो धूप से ज़्यादा उनको मतलब जो है ना बढ़ावा हो जाता है। ठीक है। और जो आपकी जो हाथ पैर की जो उंगलियां हैं वो वाइट या ब्लू टर्न हो सकती हैं, ख़ास तौर पे जब सर्दी से या ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड से एक्सपोज हों। तो इसको रेनोज जो है ना वो फिनोमेना भी कहते हैं। फिर इसके अलावा ये ना कि आपकी जो सांस में मुश्किल पेश आ सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, आपकी आंखें ड्राई हो सकती हैं, सर दर्द होता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, और मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो ये जो इस तरह की सिम्टम दायर है आपको शुरू हो जाएं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ कि किस वजह से ये ल्यूपस होता है।
बेसिकली चूँकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें यह कि जब आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है ना आपके अपने हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देता है, तो वो जो है ये सारी मतलब प्रॉब्लम्स सिम्टम्स होती हैं। उसमें यह कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर भी आ जाते हैं, कि मतलब ये कि ये उन लोगों को ही ज़्यादा ये होता है जिनको एक तरह की जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब ये ना कि अगर जेनेटिक आपके एलिमेंट्स भी यही हैं कि आपको ज़्यादा चांस है, तो फिर उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा अटैक करती है। ठीक है। और फिर यह कि जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फिर अगर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी हो तो वो ज़्यादा बीमारी लगने का ज़्यादा चांस होता है। ऐसा जो एग्जैक्ट काज इसकी अननोन है, लेकिन यह कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ, उसमें यह कि सनलाइट का ट्रिगरिंग फैक्टर है कि जो स्किन पे जो लूपस के स्किन लीजन आते हैं, वो जो है ना धूप से ज़्यादा वो एक तरह के मतलब जो है जब धूप से एक्सपोज हो तो वो ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा होता है। फिर यह कि अगर लेट से कि कोई और इन्फेक्शन हो तो वो जो है ना वो लूपस की साइन सिम्टम बढ़ा सकता है। इस तरह कुछ मेडिकेशन आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की कोई मेडिकेशन है, जो एंटी सीजर मेडिकेशन है, यानी कि जो एपिलेप्सी में ड्रग यूज़ होती हैं, या कुछ इवन एंटीबायोटिक्स भी हैं, तो वो अगर लट से किसी वजह से बंदा खा रहा होता है तो जो ना लिपस की सिम्टम जो ना बढ़ सकती हैं, और ज़ाहिर है जब वो मेडिकेशन छोड़ेगा तो लिपस की सिम्टम कम हो जाएंगी। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि इवन ड्रग छोड़ भी दें तो फिर भी सिम्टम बरकरार रहती हैं। अब आपके मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ। इसमें ये कि पहला तो रिस्क फैक्टर ये कि जो ये सेक्स का रिस्क फैक्टर है, मतलब ये कि फीमेल ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिपस या SLE की। और इसके अलावा फिर एज में आमतौर पे ये 15 से 45 लोगों की जो मतलब 15 से 45 साल की उम्र के बीच में लोगों की जो मतलब ख़वातीन की ज़्यादातर जो है केसेस को होता है प्रॉब्लम ये। और फिर ये कि अफ्रीकन अमेरिकन रेस की बात करें, अफ्रीकन अमेरिकन में, हिस्पैनिक्स में और एशियन अमेरिकन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। तो उसमें यह है कि ज़ाहिर है जब ये मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा तो वो जो है ना उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। यानी कि किडनी को इन्वॉल्व करेगा, सीरियस किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी फेलर हो सकता है। फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें यह कि आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, बिहेवियर चेंज, विजन प्रॉब्लम हो सकती हैं, इवन स्ट्रोक्स और वाले झटके भी लग सकते हैं। और इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। फिर यह कि जब ये बीमारी ब्लड वेसल को इन्वॉल्व करती है तो फिर यह कि आपके जो हेल्दी रेड ब्लड सेल के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, जिस वजह से एनीमिया हो सकता है। फिर ब्लीडिंग का ज़्यादा या ब्लड क्लॉटिंग का ज़्यादा रिस्क हो सकता है, और ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर ये जब बीमारी लंग को इन्वॉल्व करती है तो वो जो ना ब्रीदिंग आपकी पेनफुल हो सकती है, लंग में ब्लीडिंग हो सकती है, निमोनिया की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हार्ट को जब भी बीमारी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर यह है कि आपका हार्ट के जो उसमें हार्ट की आर्टरी और उसमें डैमेज हो सकता है, और हार्ट अटैक्स का जो रिस्क बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे ये जिन लोगों को ये बीमारी होती है लूपस की, तो वो जो है ना इन्फेक्शन से उनको लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और इसके अलावा फिर बोन के टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है, यानी कि बोन की ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो फिर ज़ाहिर है बोन में ब्रेक्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से बोन कोलैप्स हो सकती है। फिर प्रेगनेंसी, जो इन ख़वातीन की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनको मिसकैरेज का ख़तरा होता है। और प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, प्री टर्म बर्थ होने का रिस्क बढ़ जाता है। फिर आमतौर पे ऐसे केसेस को जरा हम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि लट से कि अगर आपको SLE या ल्यूपस मतलब लगा हुआ है तो आप कुछ अर्से तक प्रेगनेंसी अब डिले कर लें, मतलब ताकि आपको पहले सही तरह को एटलीस्ट जो ना मतलब 6 महीने तक अगर आपकी सही तरह मैनेज हो जाए डिजीज़, तो फिर आप मतलब प्रेगनेंसी का सोचें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसके जो डायग्नोसिस में यह है कि ज़ाहिर साइन एंड सिम्टम और प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। एज सच कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है कि जो लूपस को डायग्नोज करे, उसमें मुख्तलिफ टेस्ट आ जाते हैं। उसमें कम्बिनेशन आ जाती है ब्लड यूरिन टेस्ट के, फिजिकल एग्जामिनेशन दायर है, उसके हिसाब से साइन सिम्टम के हिसाब से वो देखते हैं। लैब टेस्ट में यह कि CBC का टेस्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का। लो ब्लड उसमें यह कि अनीमिया हो सकता है, लो वाइट ब्लड सेल काउंट और प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं।
फिर ESR का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर ESR का फास्टर है नॉर्मल से तो वो सिस्टेमिक डिजीज़ मतलब इंडिकेट करते हैं, लूपस मिसाल के तौर पे। इसके अलावा किडनी और लिवर की असेसमेंट की जा सकती है। यूरिन का टेस्ट किया जाता है कि मतलब रेड ब्लड सेल यूरिन में आ सकते हैं इस बीमारी में। फिर एक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का टेस्ट आता है जो इसमें एक तरह का वो ये शो करता है कि आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेटेड है। ज़्यादातर लोगों को जो है ना जो ल्यूपस के उनमें मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA का टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन यह कि अगर कुछ लोगों में अगर ये पॉजिटिव हो भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको लाजमी ल्यूपस ही होगा। मतलब पॉजिटिव एक तरह की फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकते हैं। अगर ये ANA पॉजिटिव आ जाए तो फिर यह कि वो और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का टेस्ट आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं ताकि पर्टिकुलर उसका प्रॉपर ल्यूपस का डायग्नोज हो जाए। इसके अलावा फिर यह कि अगर चेस्ट में प्रॉब्लम हो ज़्यादा तो चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। चेस्ट में एक्सरे में फ्लूइड अकुमुलेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन आपकी लंग में ज़्यादा रह सकती है। इको करा सकते हैं आपका हार्ट का कि मतलब ये कि आपकी बॉल या कोई और पोर्शन हार्ट का इन्वॉल्व तो नहीं है। फिर यह कि जो कि ल्यूपस आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है तो उसमें यह कि किडनी के टिश्यू की कोई बायोप्सी ली जा सकती है, नीडल बायोप्सी ली जाती है या छोटा सा इंसिजन दे के मतलब यह कि ताकि इस तरह का डायग्नोसिस ल्यूपस का अगर कंफर्म हो सके। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसमें ज़ाहिर साइन सिम्टम पर डिपेंड करता है कि क्या आपकी जो है ना मतलब आपकी प्रॉब्लम्स क्या उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और फ्लेयर अप के हिसाब से फिर ज़ाहिर ट्रीटमेंट जो है ना अगर लेट से फ्लेयर अप ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन होती हैं। उसमें यह कि जो है ना ओवर द काउंटर जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं मिसाल के तौर पर नेप्रोक्सन, सोडियम या ब्रोफिन वगैरह, अगर आपको पेन हो रहा है या स्वेलिंग या बुखार हो ल्यूपस के साथ तो वो दी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टमक, जैसे स्टमक का ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क पड़ सकता है इन मेडिसिन का। लेकिन ज़ाहिर है जब आपको पेन स्वेलिंग हो रही हो, फीवर हो रहा है तो उसके साथ ये देनी ज़रूरी भी पड़ जाती है। मेडिसिन में यही होता है कि हम ये असेस करते हैं कि आपको मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर फ़ायदा ज़्यादा पहुंच रहा हो तो फिर मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं। फिर इसके अलावा फिर कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो आपको इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और जो ल्यूपस के जो फ्लेयर अप होते हैं ना उसको कम करती हैं, तो ये भी दी जा सकती हैं। तो इसमें यह कि जो इन एंटी मलेरियल के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे स्टमक अपसेट हो गया और रेयरली रेटिना का आई का जो होती है वो डैमेज हो सकता है। तो उसमें जब ये वाली दवाई ले रहे हों तो रेगुलर आई एग्जामिनेशन भी हम रिकमेंड करते हैं। फिर यह कि कुछ केस में कोर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ जाते हैं, जैसे जो ल्यूपस की इन्फ्लेमेशन के लिए जैसे मशहूर ड्रग आती है प्रेडनिसोलोन दी जा सकती है। फिर यह कि अगर सीरियस बीमारी है ज़्यादा फैल जाए किडनी तक ब्रेन तक तो जो है ना स्टीरॉयड की हाई डोजेज जैसे मिसाल के तौर पर मिथाइलप्रेडनिसोलोन दी जा सकती है। और ज़्यादा स्टीरॉयड के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट गेन, ईजी ब्रूजिंग और बोन की थिनिंग हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अच्छा, फिर ज़ाहिर है इसमें और फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे एजाथायोप्रिन जो है ना वो ड्रग दी जा सकती है, माइकोफिनोलेट दी जा सकती है, मेथोट्रेक्सेट और बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। फिर जो नई टाइप को कुछ मेडिसन है जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं जैसे बेलुमोबाब जो है ना जो बेनलिस्टा के नाम से आती है, जो इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं, जो कुछ लोगों में ल्यूपस की सिम्टम को कम कर सकती है। फिर एक और ड्रग है रिट्रुक्सीमैब जो है ना रिट्रेक्सैन के नाम से आती है, वो कुछ लोगों में फ़ायदेमंद साबित होती है। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको ना इसके जो ना कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज बता देता हूँ। ट्रीटमेंट तो मैंने बता दी, इसमें यह है कि जो है ना आप अपने ज़ाहिर एक तो अपना जो अब SLE का ये प्रॉब्लम हो जाए तो अपने डॉक्टर से रेगुलरली इन टच रहें और वो ज़ाहिर डॉक्टर की जो ना आपकी जो रूटीन कंसर्न होते हैं स्ट्रेस या जो ना डाइट और एक्सरसाइज के बारे में तो वो आपको बता सकता है। फिर यह कि आप सन प्रोटेक्शन यूज़ करें, जो सनस्क्रीन जैसे जो SPF कम से कम जिसकी 55 हो, तो जब भी आप बाहर निकलें तो धूप में तो वो आप यूज़ करें सनस्क्रीन।
रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बोन स्ट्रांग रहें और आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए। फिर यह कि स्मोकिंग, चूँकि इससे और ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, स्मोकिंग से परहेज़ करें। हेल्दी डाइट उसमें वो आप रिकमेंड करते हैं, यानी कि फ्रूट्स लें, वेजिटेबल और होल ग्रेन लें। फिर यह कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो फिर ज़ाहिर उसमें डाइट रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं। और इसके अलावा फिर डॉक्टर से आप पूछें कि आपको विटामिन डी और कैल्शियम की ज़रूरत की मतलब है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से वो जो है ना आपको सप्लीमेंट भी रिकमेंड किए जा सकते हैं ताकि आपकी बोन्स हेल्दी रहें। फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन में डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन एक आती है, DHEA। उसमें यह कि कुछ केसेस में ये कि ल्यूपस के फ्लेयर रिड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल का कुछ सप्लीमेंट या ओमेगा-3 एसिड फैटी एसिड जो है ना सप्लीमेंट कुछ लोगों के ल्यूपस के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। फिर यह कि कुछ लोगों में आकुपंक्चर जो मतलब यानी छोटी छोटी जो नीडल स्किन के नीचे इंसर्ट करते हैं, वो उससे थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब ल्यूपस यानी SLE के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।